ओके चलिए। ओके लेट्स स्टार्ट द क्लास नाउ। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, आज मैं क्वेश्चंस लेता हूँ। क्वेश्चन है, आई डोंट नो कितना उसमें टाइम लगेगा एक्सप्लेनेशन के साथ, लेकिन कल और परसों मैं सैम्पल पेपर ही डिस्कस करने वाला हूँ मैथ्स का। अगर डाउट्स एक दो हुए तो ले लूंगा, नहीं तो फिर सैम्पल पेपर क्योंकि वो पूरा वीडियो उसके ऊपर हो। ठीक है ओके क्योंकि सैम्पल पेपर वाला जो वीडियो है वो पब्लिक हो रहा है, तो जो देखने वाले हैं वो भी मींस स्टूडेंट्स इरिटेट ना हो कि भाई सैम्पल पेपर में क्या आ रहा है, तो इस वजह से दैट विल बी कवर्ड इन दैट। ओके और डाउट्स अगर कम हुए तो डाउट्स कंसिडर कर लेंगे, एक दो हुआ तो उसको कर लेंगे। ठीक है लेकिन आज डाउट्स हैं तो उसको हम लेते हैं पहले। देखो सबसे जैसे ये बोल रहा है, ये किसका नंबर है? विपिन तुम्हारा नंबर है? अच्छा यशवंत। ओके अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कंसिडर अ नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस ईच ऑफ वैल्यू आर एज शोन इन फिगर। मैं ऑलरेडी ये क्वेश्चन करा चुका हूँ। ठीक है जहाँ पे मैंने रेजिस्टर्स का एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने करवाए थे और आप लोग शायद वो वीडियोस पे नहीं जा रहे हैं और फिर से वही चीज दोबारा डिटेल में बताना पड़ रहा है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जस्ट टू सेव टाइम, से टाइम को सेव करें ताकि जो चीजें हैं वो हमें वक्त पे पता चल जाए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो यहाँ पे ये जो कॉम्बिनेशन है, इसको पहले मैं बनाता हूँ। एक तो इसमें पोटेंशियल नहीं दिख रहा है, क्या है? फोटोज क्लियर होने चाहिए। दैट इज ए बी सी एंड डी। ठीक है तो ये इक्विवेलेंट ऑफ नेटवर्क बिटवीन ए एंड सी, यानी ये जो ए और सी है इसके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है। ठीक है अब देखो सबसे पहले ये बताना, हाँ सब में रेजिस्टेंस सेम है, यानी अगर 1 ओम है तो सब 1 1 ओम के हैं, 2 ओम है तो सब 2 2 ओम के हैं। ठीक है तो अब यहाँ पे ये जितनी भी रेजिस्टर्स हैं ये कैसे कनेक्टेड है ये हमें नोटिस करना है। तो देखो मान लो ए और सी मतलब बी और डी पॉइंट्स पे सेल या पोटेंशियल कनेक्टेड नहीं है, ए और सी पे कनेक्टेड है, मींस इट इज कनेक्टेड लाइक दिस, तभी वो बोल रहा है ए और सी। ठीक है क्योंकि ए और सी के दोनों एंड्स पे आपके बैटरी कनेक्टेड है या सेल कनेक्टेड है। ठीक है तो ऑब्वियसली ये हम सपोज मतलब ये एक इमेजिनरी होता है जो हम सपोज करते हैं भाई ए और सी पे कनेक्टेड है मतलब करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। अब जैसे ही करंट फ्लो करना शुरू किया यहां से आया करंट, अब देख करंट दो पाथ्स पे चला गया, यानी दो पाथ्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इसका मतलब कि ये वाला पाथ और ये वाला पाथ पैरेलल में है। ये पॉइंट समझ में आ गया क्योंकि पैरेलल में करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, क्योंकि पैरेलल में करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है।
यस और नो? हाँ। अब जैसे ही करंट आगे बढ़ता है, अब जैसे ही जंक्शन पर, तो ऑब्वियसली करंट जो हम सोच रहे हैं, मैं वो बता रहा हूं, इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। तो अब हम ये देख रहे हैं कि यहां से जैसे ही करंट पहुंचा तो यहां पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसका मतलब ये वाला रेजिस्टर और ये वाला रेजिस्टर पैरेलल में है, ठीक है। लेकिन जैसे ही दूसरी तरफ से आ रहे हैं तो यहां पे डी भी करंट जो है वो क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और जैसे ही हमने यहाँ पे बी से लेकर डी जो कनेक्टेड रेजिस्टर है, एक तार में करंट का दो डायरेक्शन है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब ये वाला जो रेजिस्टर है ये कंट्रीब्यूट इस सर्किट में दिख तो रहा है लेकिन कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। तो ये रेजिस्टर लगा हुआ है तब भी इट इज लाइक जीरो। तो इसका मतलब यहां से करंट आया आ गया और यहां से करंट आया ये सीधा चला गया आगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये रेजिस्टर और ये रेजिस्टर सीरीज में है और ये रेजिस्टर और ये रेजिस्टर सीरीज में है, क्योंकि यहां पे आगे कहीं भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, यानी इस रेजिस्टर से इस रेजिस्टर के बीच में करंट का कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये दोनों सीरीज में है और ये दोनों कंप्लीट इन दोनों के पैरेलल, ठीक है। तो इसका मतलब जब हम एक सिंपल डायग्राम इसका बनाएंगे तो दैट विल बी लाइक दिस। ए और सी, ये आर हो गया, ये आर हो गया, ये आर हो गया, ये आर हो गया। किसी को कोई डाउट पूछो। अकेले तुम ही बचे हो क्या? रणवीर है, अच्छा यशवंत साहब, ओके। यस, अदर स्टूडेंट? साकिब है, रणवीर है, ठीक है। अब जैसे ही ये गया, अब देखो ये वाला रेजिस्टर ये वाला रेजिस्टर सीरीज में है, तो इसको हम रीड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2R और ये भी क्या हो जाएगा, नीचे वाले भी दैट इज 2R। और फाइनली जब हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लाना होगा ए और सी के बीच में, जो एक रेजिस्टेंस आएगा, जो मतलब ये चारों और हम ये कह सकते हैं ये पांचों मिल के रेजिस्टेंस दे रहे होंगे, हालांकि बीच में तो हम ये कह सकते हैं कि चारों रेजिस्टर जो मिलके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो अब यहाँ पे ये दोनों पैरेलल में है, तो दैट विल बी 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2R प्लस 1 अपॉन 2R, ठीक है। तो 2R विल बी 1 प्लस 1, तो 1 अपॉन आर पी, तो 1 अपॉन आर पी क्या हो जाएगा, दैट विल बी 2 बाई 2R, so that will give you RP is equal to R। पॉइंट समझ में आ गया? ए और सी के बीच में क्या हुआ? यस, तो यहां से ये पता चला कि अगर सेम पैटर्न है और ए और सी, पॉइंट को समझिए, मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूं, ए और सी के बीच में अगर मान ली ये भी 1 है, 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 सेम अरेंजमेंट अगर आता है, ठीक है, तो यहां पे कितना ओम होगा रेजिस्टेंस? यस, ब्रेक हो रही होगी बेटा, एक बार फिर से मैं करता हूं क्योंकि इस वक्त मैं मोबाइल डेटा पे हूं। रीज्वाइन कर लीजिए अगर वैसे आ रही है वॉइस।
आसान है, जस्ट अ सिंगल बटन। हाँ 1 ओम। अगर यहाँ पे सब ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, तो ए और सी के अक्रॉस क्या होगा? दैट विल बी 2 ओम। ठीक है, एक समझिए, यानी रेजिस्टेंस। नाउ ये कह रहा व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ बी एंड डी when the voltage source is applied across A and C? What is the potential of B and D? अच्छा, when the voltage, okay okay, ठीक है। देखो ये कह रहा है कि जैसे इस वक्त जो करंट सर्किट है, हमने क्या किया है? हमने एक पोटेंशियल दिया, करंट फ्लो करना शुरू कर दिया। जब ये नेटवर्क रेजिस्टर का एक आपने सर्किट तैयार किया है, तो ये बताओ बी और डी पे क्या वोल्टेज होगा? व्हाट विल बी द वोल्टेज? अगर मान लो यहां पे 2 वोल्ट है, मान लो सपोज, तो बी और डी पे कितना वोल्टेज होगा? यस, वेरी गुड। कुछ भी नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि बी और डी के अक्रॉस थोड़ी कनेक्टेड है हमारा जो टू बॉडीज है, या चार्ज किसको जिसको कह सकते हैं, चार्ज बॉडीज, या फिर कह सकते हैं हमने पोटेंशियल प्रोवाइड किया है। ठीक है, हाँ, ए और बी के अक्रॉस जो है वो पोटेंशियल होगा। बी और डी के अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल होगा, ए और डी के अक्रॉस होगा। कैसी जगह? तो क्योंकि पैरेलल सर्किट हो रही है, तो वोल्टेज क्या होगा? वोल्टेज सेम आएगा, लेकिन सेम जो आएगा वो ए और बी के अक्रॉस, बी के सी के अक्रॉस आएगा, ना कि बी और डी, क्योंकि बी और डी पोटेंशियल से कनेक्टेड ही नहीं है। तो फिर आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है? व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ बी एंड डी व्हेन द वोल्टेज सोर्स इज अप्लाइड अक्रॉस ए एंड बी? वही चीज देखो आगे। इसको रीड्रॉ करना पड़ेगा, थोड़ा सा वो हो रहा है। इसको मैं एक बार रीड्रॉ करता हूं, देखो। This is A, this is B, this is C, this is D. Now, what is the voltage across B and D when the source is applied across A and B? यानी A और B के अक्रॉस वोल्टेज है, यानी ऐसे कनेक्टेड है, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं, ऐसे हमने कनेक्ट किया हुआ, करंट फ्लो कर रहा है, अभी आगे जा रहा है, इधर जा रहा है, फिर ये आगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर ये इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर ये इधर जाएगा, होगा। अच्छा ये बताओ, डी और बी के अक्रॉस करंट फ्लो करेगा कि नहीं करेगा? ये वाला रास्ता जो ये, साकिब कह रहे हैं बैटरी बी से ही कनेक्टेड है, ओके। और हाँ, करंट डायरेक्ट बी में जा रहा है, गुड।
और बाकी लोग जो कनेक्टेड हैं और बताएं उनका क्या ओपिनियन है। बीडी में कैसे करंट जाएगा, क्यों नहीं? ये बताओ, जब ए और बी से कनेक्टेड है तो ए और बी के बीच में करंट होगा, फ्लो करेगा, क्योंकि इसका ए से कनेक्टेड, दूसरा एंड बी से कनेक्टेड है। होगा कि नहीं होगा? हाँ भाई, ये ए और बी पॉजिटिव की तरफ जाएगा। कौन सा, मैं पहले ये पूछ रहा हूं, ए और बी ये सर्किट पूरा करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है, अब ये जैसे तार आगे जा रहा था, यहां पे आपने जॉइंट मारा और एक तार लेके फिर ये पूरा बी से कनेक्ट किया, बी पोटेंशियल है, तो इसमें करंट फ्लो करेगा कि नहीं करेगा? उसका दूसरा एंड वहां पे है जहां पे पोटेंशियल कनेक्टेड है। करंट यहां पे नहीं होगा, क्योंकि यहां से आगे जाके कहीं भी अब सर्किट पूरी नहीं हो रही है। सर्किट यहां से कनेक्टेड है, उसका दूसरा एंड यहां से बी से, तो सर्किट तो पूरी हो रही है ना। और बी और डी के बीच में जब हम करंट को फ्लो करा रहे हैं तो यहां पे करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसका मतलब ये और ये दोनों पैरेलल में है, और इस बीडी के बीच में, इस कॉम्बिनेशन में कहीं भी बीच में करंट दूसरी तरफ से नहीं आ रहा है, ये भी बाय डायरेक्शनल नहीं है, यूनिडायरेक्शनल है। यहां से करंट जा रहा है ए बी में, फिर उसके बाद डी से भी करंट जा रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब डी और बी के बीच में भी यहां करंट फ्लो कर रहा है। डी टू ए कहां जाएगा? तो डी, बेटा सर्किट किसको कहते हैं? अगर ये ए और बी है, करंट अगर फ्लो कर रहा है तो करंट सर्किट में वापस दूसरे पोटेंशियल तक जाना चाहिए, एक जगह से स्टार्ट होगा। तो अगर यहां से करंट स्टार्ट हो रहा है और ए पे यहां पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, फिर ये करंट इधर आया, यहां पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, फिर आगे चल के तार दोनों फिर मिल गए बी पे, तो वापस देखो, जो यहां पे आई आया, यहां पे I1 हो गया और यहां पे I2 हो गया, पैरेलल में करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब ये I2 आगे आ रहा है, अब इसको दो रास्ते मिल गए, अब यहां पे I3 चला गया, यहां पे I4 आ गया, क्योंकि आगे दोनों पैरेलल हैं। ये I4 आगे बढ़ा, उसके बाद इसको तो ये वाले दो सीरीज में ही है, तो I4 यहां पे भी रहेगा, और जैसे ही यहां से करंट आगे बढ़ा तो इस बी जंक्शन पे यहां से I4 आ रहा है, यहां से I3 आ रहा है, और यहां से I1 आ रहा है। ठीक है, तो I1 प्लस I3 प्लस I4 सर्किट को, एवरीवन, कहीं भी एक रेजिस्टर पे दो तरफ से करंट नहीं आ रहा है। जब हम करंट के फॉर्म में आगे बढ़ रहे हैं तो वी आर गेटिंग
कि जो दूसरा सर्किट में जुड़ रहा है तो करंट तो फ्लो करेगा। देखो इसको फिर से समझो। ये A, दिस वन इज B, दिस वन इज C, दिस वन इज D। अब ये कह रहा है कि A और B के अक्रॉस पोटेंशियल है। इसका मतलब सर्किट यहां से बैटरी कनेक्टेड है। अब मान लो A से करंट आगे बढ़ता है I, सर्किट का करंट। अब जैसे ही आगे बढ़ा, इसको दो रास्ते मिल गए, तो इस पे I1 चला गया और इस पे I2 आ गया। अच्छा, बीच में भी है B और D, ठीक है। अब ये I1 यहां पे पहुंचता है इस जंक्शन पे, क्योंकि इसी ये फाइनल सेकेंड टर्मिनल है, ठीक है। I2 आगे बढ़ता है, जैसे ही I2 आगे बढ़ता है, इसको दो पॉइंट्स मिलते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो गया I3 और I4 में। अब I3 भी यहां पहुंचता है, जो कि I2 का ही पार्ट है, ठीक है। I3 यहां पे पहुंचता है इस जंक्शन पे, जो कि फाइनल जंक्शन है। इधर से I4 जो I2 का सेकेंड पार्ट है, यानी I3 और I4 मिलके I2 देंगे और I2 I1 मिलके वापस I देंगे। तो जैसे ही I4 आगे बढ़ता है, तो यहां पे तो कोई टर्मिनल ही नहीं, ये इस रूट पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। मतलब यहां भी I4, यहां भी I4। अब देखो इस B पे आके I1, I3, I4 तीनों फिर से मिल गए, तो यहां सर्किट से I आगे बढ़ेगा। इसमें भी डाउट है? ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ VND when the voltage source is applied across A and B? यानी कि B और D पे क्या वोल्टेज होगा? B और D पे, यानी कि अगर तुम यहां पे मींस जो आपका दैट इज एक नीडल इधर लगाएंगे और एक नीडल इधर लगाएंगे, तो व्हाट पोटेंशियल यू आर गोइंग टू गेट, क्या वोल्टेज मिलेगा? यस, क्यों? क्योंकि देखो यहां पे ये वाला जो है रेजिस्टर, ये और ये पूरा पैरेलल वोल्टेज सेम है। पॉइंट समझ में अब आ गया? क्योंकि B फाइनल पोटेंशियल है और D इज वन ऑफ दोस पार्ट्स, तो इसलिए ये पूरा जो है यहाँ पे और ये अकेला, ये सारे और ये अकेला मिलके पैरेलल में है, एंड B इज वन ऑफ द फाइनल पार्ट, तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में जो है द पोटेंशियल विल बी सेम। ठीक है, और अगर कहीं डाउट है या कहीं भी कुछ ऐसी चीज मिलती है, यू थिंक दैट इज कॉन्ट्रडिक्टिंग व्हाट वी लर्न इन द क्लास, तो प्लीज मेरे सामने लिखो। ठीक है, जैसे और भी कई वीडियोस देखते हैं,
जो भी, अगर कोई कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है चीज, ठीक है, मोस्ट वेलकम। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन क्लियर हुआ? ठीक है। अच्छा, सेकेंड आया था कि जो रेस्पिरेशन हमने स्टडी किया था, ठीक है, अब देखो, मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज बेसिकली रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को अगर हम बाय डेफिनेशन देखें तो जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सेल ब्रेक करता है ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, नहीं देखो बेटा, यहां पे थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन इस तरह का जनरल आ सकता है कि जहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ नहीं है, बट यू हैव टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट एंड यू हैव टू गिव जैसे वन वर्ड आंसर लाइक दिस, केस स्टडी टाइप बन सकता है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है असल में कि जो सेल में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो ग्लूकोज टूट रहा है, जो शुगर मॉलिक्यूल टूट रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में, उसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस को एक मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में परफॉर्म कराने के लिए होता है, और वो कॉम्प्लेक्स रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू होता हुआ जहां से ऑक्सीजन इनहेल किया जाता है पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम से, और वो ऑक्सीजन लंग से फिर एक्सचेंज कराया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड से कि ऑक्सीजन वो भी लंग्स में, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर किया जाता है, ये है, यहां से ये इनहेल होता है। तो ये जो एक्सचेंज बेसिकली चल रहा है सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम में टिल लंग्स, यानी कि लंग्स, वेट अ सेकेंड, नाउ इट्स क्लियर, आवाज आ रही है? ठीक है, तो ये सिंपली कहलाता है ब्रीदिंग, या सिंपली जिसको हम कहते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, या फिर जिसको हम कह सकते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग, या सिंपली जिसको हम बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैस। हेलो, वॉइस क्लियर? ओके, साकी बेटा आप अपने एंड पे देख लीजिए वहां पे। ठीक है, नाउ अब ये जो ऑक्सीजन है जब ये ट्रांसपोर्ट होता है सर्कुलेटरी सिस्टम से सेल तक, और सेल से फिर कार्बन डाइऑक्साइड वापस हार्ट हुआ, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले हार्ट में जाएगा, वहां से फिर लंग में जाएगा। ठीक है, तो यहां पे जब ये ऑक्सीजन आया, और यहां पे जब इस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ठीक है, जब वो ब्रेक होता है इन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी in the form of ATP, that is called internal respiration, या फिर simply that is cellular respiration. सेलुलर रेस्पिरेशन हम कहते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको रेस्पिरेशन की डेफिनेशन पूछे तो आपको इसी के लिखनी है डेफिनेशन, लेकिन अगर आपको ब्रीदिंग पूछता है तो सिंपल आपको एक्सचेंज ऑफ गैस। अगर वो स्पेसिफिकली एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की बात करता है तो आपको ब्रीदिंग की बात करना है, अगर वो स्पेसिफिकली इंटरनल रेस्पिरेशन की बात करता है तो आपको सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करना है, और अगर वो एक्सटर्नल इंटरनल स्पेसिफिक नहीं है, सिर्फ रेस्पिरेशन बोल रहा है, तो आपको इसी की डेफिनेशन लिखनी है। यहां तक पॉइंट क्लियर है?
रेस्पिरेशन जब पूछेगा सिंपल तो एक्सचेंज ऑफ गैस नहीं लिख देंगे या ब्रीदिंग नहीं लिख देंगे, पहली चीज। अब जब ये रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन प्रेजेंस में होता है, रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी होता है। जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है इसको हम कहते हैं एरोबिक, और जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है उसको हम कहते हैं एन यानी विदाउट एरोबिक, यानी कि ऑक्सीजन। और यशवंत ये सारी चीजें डेफिनेशन है, जो डेफिनेशन उसको लिख दो, डोंट सी द वर्ड्स। अगर वो डिफाइन बोल रहा है तो डिफाइन लिख दो, ये नहीं अब एक लाइन क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 वन वर्ड या वन लाइन होना चाहिए, तो वन लाइन से अगर ज्यादा हो गया तो शायद मार्क्स कट जाए, नहीं, मतलब इतना ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं। डेफिनेशन तो डिपेंड करेगा, वी कैन नॉट डिफाइन द वर्ड्स फॉर देम, ओके। ओके सो अब ये हो गया एरोबिक एनारोबिक। और अगर हम एनारोबिक की बात करें तो कुछ जो हमारा जनरली वहीं पे होता है, जो आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट एंड ऑल, और ह्यूमंस में भी होता है जब ह्यूमंस विगरस एक्सरसाइज करते हैं। कम टाइम में ज्यादा ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है, लेकिन वो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं पहुंच पाती। तो जब ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं पहुंच पाती तो होता है कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में उन मसल्स में लैक्टिक एसिड बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की जगह लैक्टिक एसिड बन के तैयार हो जाता है। और जब ये लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होता है जॉइंट्स में तो फिर पेन होता है। लेकिन धीरे धीरे जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करते रहते हैं, स्पोर्ट्स खेलते रहते हैं, तो एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते में दर्द खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा लिवर है वो लैक्टिक करके खत्म करता है जॉइंट से, जॉइंट्स हमारे फ्री हो जाते हैं और फिर वो मूव करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच जब हम रेगुलर एक्सरसाइजेस करते हैं तो हमारा स्टेमिना भी ग्रो कर जाता है, तो जितना ऑक्सीजन सप्लाई पहुंचना चाहिए उतनी ऑक्सीजन फिर सप्लाई पहुंचती है, तो कोई लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन नहीं होता और वी फील नॉर्मल, फिर हमें कोई भी पेन वेन इस टाइप की कोई चीज नहीं होती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वहां पे क्या हो रहा है कि अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एटीपी, एनर्जी वहां भी प्रोड्यूस हो रही है लेकिन बहुत कम, शुगर से ही हो रही है, लेकिन अल्कोहल बन रहा है, तो ये होता है एनारोबिक। और एरोबिक की बात करें तो जो हम डेफिनेशन लेते हैं C12O6 प्लस, यानी कि अगर हम बात करें ये जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है, ये आपका क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अब जब भी हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं, चाहे वो एनारोबिक है, मतलब ये क्या है, दिस इज एरोबिक, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अब मैं जो बात कर रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, कोई भी रेस्पिरेशन हो, एरोबिक एंड एनारोबिक, दो स्टेप्स में होता है, टू स्टेप्स, एरोबिक एनारोबिक। पहला स्टेप सब में सेम होता है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें जो हमारा ग्लूकोज होता है वो पायरुविक, बस इतना याद रखना है आपको, पायरुविक एसिड में टूट जाता है। और ये कहां पे हो रहा है, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। ये स्टेप ग्लाइकोलाइसिस है और ये सब में कॉमन है, एरोबिक एनारोबिक। फर्क आता है यहां से, ठीक है, क्योंकि एनारोबिक वही है जो ऑक्सीजन की सप्लाई, अब ऑक्सीजन की सप्लाई मिली तो वो वाटर प्लस एनर्जी में, क्यों? क्योंकि आगे जो रोल है जिसको हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का होना ही नहीं जरूरी है, माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ ऑक्सीजन सप्लाई, क्योंकि ये जो
आगे का चेन रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सप्लाई में होने वाला। तो माइटोकॉन्ड्रिया का होना ही सिर्फ नहीं आपको कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी दे देगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया तो हमारे मसल्स में होती ही है, लेकिन जब एक्सरसाइज करें तो लैक्टिक मिलेगा कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, तो वही क्या बन रहा है, लैक्टिक एसिड इन ह्यूमंस या अल्कोहल ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। पॉइंट समझ में आया? और बैक्टीरिया है, यस, क्रेब्स साइकिल जो हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और ये बन के तैयार हो रहा है, ये दिस इज व्हाट नोन एज क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल बैक्टीरिया में नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया हो, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो लेकिन ऑक्सीजन सप्लाई ना हो, तब भी वो पूरा प्रोसेस नहीं होगा। दैट विल लीड टू अनदर स्टेप, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड और अल्कोहल। बस ये नाम याद रखना है। तो ये होता है पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस, जो दोनों में कॉमन, और पायरुविक एसिड के बाद ये बनेगा या ये बनेगा, ये बनेगा, वो डिपेंड करेगा ऑक्सीजन है या नहीं है। इज दैट क्लियर? तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। यस एवरीवन। ओके, now coming to the next question. It's taking a lot of time. हर जगह चल रहा है। मेरी आवाज आ रही है ना? अभी व्हाट्सएप को क्या हो गया? अब देखो आवाज आ रही है, कनेक्टेड भी हूँ, स्क्रीन भी शेयर हो रहा है, नो जितने पर हो रहा है, लेकिन व्हाट्सएप नहीं खुल रहा है कुछ भी। सी है द न्यूज, न्यूज दिखाऊं एक? देखना चाहोगे? अभी देखो दिखाते हैं, इसीलिए मैं फेसबुक पे एकदम भरोसा कर ही नहीं सकता। ये कुछ दिख रहा है? $10,000, $10,000, lakh, 10 lakh, crore
5 करोड़ यूजर्स पर्सनल डेटा लीक्ड। 50 करोड़ है, अच्छा 50 करोड़ है। वन, नहीं 5 करोड़ रणवीर। हाँ, जो कि लोग बता रहे नहीं, आज के जमाने में इतना क्या, कोई डेटा लीक नहीं होता, फेसबुक पे आ जाइए, नहीं तो फिर इतने लोग डिस्कनेक्ट हो जाएंगे आपसे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भरोसा कर ही नहीं सकते, मैं बता रहा हूँ ना कि ये लोग पैसे के लिए कुछ भी करेंगे। कुछ भी करेंगे पैसे के लिए। भाई व्हाट्सएप खुल जाओ, खुल जा सिम सिम। अच्छा रुक जाओ, एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन। ये क्या समझते हैं, ये समझते हैं कि मुझे बेवकूफ बना देंगे। बना सकते हैं, इंसान हूँ, लेकिन लेकिन क्योंकि ह्यूमन है, ह्यूमन के पास हर चीज का जुगाड़ हो सकता है, आज नहीं तो कल होगा। अभी देखो, अगर व्हाट्सएप नहीं खुलता, अभी देखो टेलीग्राम तो खुल रहा है, देखा। ये व्हाट्सएप अभी खुली है। टेलीग्राम नहीं करने की जरूरत है, मैं ऑलरेडी ले आया। चलो ओके, इलास्टिक बिल्ड इज प्लेस्ड अराउंड द रिम ऑफ अ पुली ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, यानी कि एक पुली है, उसके अराउंड एक इलास्टिक बेल्ट है। फ्रॉम वन पॉइंट सी ऑन द बेल्ट द इलास्टिक बेल्ट इज पुल्ड, यानी कि जैसे यहाँ पे होता है ना खींचा जाता है, पुली पे है, ठीक है, ये पुली है और इस पे ये बेल्ट लगी हुई है, ये बेल्ट लगी हुई है, और आप यहां से पकड़ के इसको खींच रहे हो, तो ऑब्वियसली ये बेल्ट खींचेगी, ठीक है। तो ये इस बेल्ट खींचा जा रहा है, ठीक है, जो कि 10 सेंटीमीटर है फ्रॉम द पॉइंट ओ, यानी कि ये जो पॉइंट ओ से ये जो पॉइंट पी है, ठीक है, डायरेक्टली अवे फ्रॉम ओ ऑफ द पुली एंटिल इट इज एट पी 10 सेंटीमीटर, हाँ, मींस पी तक जो है ये आपका क्या है, खींचा गया, जो कि 10 सेंटीमीटर दूर है। तो अगर फाइंड द लेंथ ऑफ द बेल्ट दैट इज स्टिल इन कॉन्टैक्ट, यानी कि जो इस कॉन्टैक्ट में है, इसके निकालो, ऑब्वियसली आप निकाल लो, बात वही होगी। पॉइंट समझ में आया। और ये कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड द शेडेड एरिया, शेडेड एरिया निकालो। तो शेडेड एरिया क्या हो जाएगा, शेडेड एरिया हो जाएगा इस क्वाड्रेंटल AOBP के एरिया में से हम इस सेक्टर के एरिया को माइनस कर दें, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे पाई की वैल्यू दी हुई है 3.14 और रूट 3 की वैल्यू दी हुई है
1.73 ये सारी और क्या दिया है 5 सेंटीमीटर दिस ठीक है तो ये 10 सेंटीमीटर 90 दैट इज ओके 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 नहीं तो अगर यहाँ पे थीटा नहीं गिवन है तो ट्रिग्नोमेट्री चलो ये 10 हो गया ये 5 हो गया तो ये हो जाएगा 75 √75 ठीक है क्योंकि ये 90 डिग्री हो गया जब ये 90 डिग्री हो जाएगा तो ए पी हो जाएगा हमारा अंडर रूट ओ पी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर दैट मीन्स 10 स्क्वायर अंडर रूट माइनस 5 स्क्वायर दैट मीन्स 100 माइनस 25 दैट मीन्स √75 ठीक है और 25 थ्रीज़ा तो ये हो जाएगा 25 थ्रीज़ा इसका मतलब 5√3 सेंटीमीटर ये एपी होगा तो 5√3 हो गया तो ये भी 5√3 हो जाएगा तो ये आपको देगा 10√3 ठीक है मतलब एपी प्लस पीबी आपको देगा क्या 10√3 थीटा 60 का है इज इट गिवन कि मुझे नहीं दिख रहा है हाँ थीटा निकालेंगे हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना थीटा नहीं गिवन है तो जाहिर सी बात है थीटा निकालना पड़े लेकिन सबसे पहले आते हैं इस पे कि लेंथ ऑफ द बेल्ट इन कांटेक्ट तो जो खींची गई है बेल्ट उसका डिस्टेंस आ रहा है उसकी लेंथ आ रही है 10√3 सेंटीमीटर ठीक है अच्छा तो इस पूरे बेल्ट की क्या लेंथ होगी तो पूरे बेल्ट की लेंथ होगी 2πr ठीक है तो ये जो हमें निकालना है कि लेंथ ऑफ बेल्ट दैट इज स्टिल इन कॉन्टैक्ट में जो बेल्ट होगी कितना होगा 2πr यानी टोटल लेंथ ऑफ बेल्ट माइनस 10√3 सेंटीमीटर तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3.14 रेडियस है 5 माइनस 10√3 सेंटीमीटर दैट मीन्स 5 2 10 तो ये हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर माइनस 10√3 √3 की वैल्यू है 1.73 लेनी है तो 1.73 इंटू 10 हो जाएगा 17.3 सेंटीमीटर तो ये आ गया 1 11 एंड दिस यानी कि जो बेल्ट कांटेक्ट में है वो 14.1 सेंटीमीटर है मींस ये यहां पे समझ में आ गया तो देखो हमने लेंथ ऑफ द आर्क तो नहीं लगाया लेकिन एपी प्लस एपी निकाल लिया एपी प्लस पीबी किया और इसको जो है 2πr से माइनस किया यहां तक पॉइंट समझ में आया कोई डाउट यहां तक 20.93 ऐसे कैसे 10 स्क्वायर माइनस 25 हो जाएगा 75 5√3 आएगा ये 10√3 एकदम क्लियर है इसमें और क्या कुछ ऐसी चीज तो है नहीं अभी क्रॉस चेक क्वेश्चन मतलब मेरे पास है ये आपने दिया है मैं अभी इसको चेक कर रहा हूँ ठीक है लाइव अभी बैठे बैठे चेक कर रहा हूँ क्या था क्वेश्चन इलास्टिक बेल्ट अभी देखो
क्या है, क्योंकि और लोगों ने भी फाइंड आउट किया ही होगा। नेट बहुत स्लो आ रहा है इस वक्त। खुल जाओ खुल जाओ खुल जाओ। हाँ वो तो इन्होंने निकाला है थीटा लेंथ। इन्होंने थीटा बाई 360, भाई थीटा निकाल के थीटा बाई 360 से निकाला है, इतना तो फर्क नहीं आएगा। वन ट्वेंटी बाई 360 2 पाई आर। इतना कैसे फर्क आ जाएगा भाई, यहाँ पे हम निकाल लेंगे। भाई यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, दो साइड दी हुई है, तो इन दो साइड से हम ट्रिग्नोमेट्री से थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। भाई जाहिर सी बात है, अगर ये थीटा है और ये 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली इस थीटा के अकॉर्डिंग भाई परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज हम डिसाइड कर लेंगे। फिर उसके बाद लेकिन इतना तो नहीं आना चाहिए भाई। 10√3 अगर आ रहा है तो 10√3 का मतलब हो गया 17.3, माइनस करने में तो कुछ नहीं हुआ है। हम्म, 6 सेंटीमीटर का कुछ ना कुछ यहाँ गड़बड़ होगा। चलो एक काम करते हैं ना, कैलकुलेशन ही तो है, इसको करते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड इसका जो है अभी 10 सेंटीमीटर मींस एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, दिस वन इज ए, दिस वन इज पी, दिस वन इज ओ। ओ यहाँ पे थीटा है, तो थीटा के अकॉर्डिंग ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। अच्छा, ये हो जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर ओपी जो दिया हुआ है। ओ ए क्या है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, means cos theta is equal to b by h, that is 5 by 10। ठीक है, तो cos theta क्या हो जाएगा, 1 by 2। तो क्या होता है, यस, तो ये हो जाएगा cos 60। इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60। ठीक है, तो हम 60 डिग्री, ये हो गया। उसके बाद यहां पे क्या होगा कि लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, तो लेंथ ऑफ आर्क क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क कौन सी, ये जो खींची गई है बेल्ट, इसको अभी निकाल लें। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या हो जाएगा, दैट विल बी थीटा बाई 360 बाई आर। ठीक है, अब देखो यहां पे हमें चाहिए, मींस वो जो बेल्ट पुली के ऊपर है, तो जो पुली के ऊपर है, मैं शॉर्ट में ही कर रहा हूं, तो हम 2 पाई आर में से थीटा बाई 2 पाई आर माइनस करेंगे। ठीक है, तो 2 पाई आर कॉमन हो गया, ये हो जाएगा 1 माइनस थीटा बाई 360, यानी 120 बाई 360। ठीक है, तो 2 हो गया, पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, 3.14 इंटू आर, दैट इज 5, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10, यानी 31.4 इंटू 2 बाई 3।
तो ये हो गया 0 3 4 12 आ तो इतना ही रहा है, 20 पॉइंट समथिंग ही आ रहा है। तो व्हाट इज रॉन्ग हियर? दो मेथोडोलॉजी से इतना आंसर थोड़ी अलग अलग आएगा सर। एंगल आपने थीटा ए ओ बी एन थीटा होगा ना, ए ओ बी नहीं, लेकिन यहाँ पे बेटा इतना दिया हुआ है ना, हमने इस ट्राइंगल को कंसीडर किया था ना ए ओ पी को, तो ये 60 है, तो ये तो पूरा यहां से यहां तक 120 हो जाएगा। और अगर तो ये आ जाएगा 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, दैट इज 100 माइनस 25, दैट इज 75। तो ये हो जाएगा 5√3, तो यहां से यहां तक 5√3, यहां से यहां तक 5, तो टोटल कितना हो जाएगा 10√3, यही तो होगा। फिर ये हो जाएगा 17.3, और ये है 2 पाई आर, 2 पाई आर का मतलब क्या हो गया, दैट इज 31.4 माइनस 17.3। चलो मुझे इसको रिसर्च करने दो थोड़ा सा क्वेश्चन को, आंसर इतना ठीक है, एक दो वैल्यू पाई और जो हम √3 की वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं डेसिमल वैल्यू से, उससे फर्क पड़ सकता है, क्योंकि जब हम यहाँ पे √3 निकाल रहे हैं और वहां पे जब निकाल रहे हैं तो वी आर टेकिंग कुएं में लगा होता है, देखा है, रस्सी डालते हैं, बाल्टी बंधी होती है, पुली इज अ मशीन, इट्स अ सिंपल मशीन। क्वेश्चन में दिया होता है तो कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब साकिब थीटा अगर क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है तब तो वही लेंगे, लेकिन यहां पे ये मेंशन थीटा इतना ही और ये लेंथ नहीं है, तो ऑब्वियसली पूरा एंगल काउंट होगा ना। अच्छा चलो एक और क्रॉस चेक करते हैं, एक और क्रॉस चेक करते हैं। थीटा हो गया, दैट इज, तो मेजर आर कितना हो जाएगा, दैट विल बी थीटा 360 0 into 2 into pi into r। वही आ रहा है 20 पॉइंट समथिंग। साकिब इसीलिए 120 ले रहे हैं ना, क्योंकि 60 डिग्री सिर्फ इतना है, हमें लेंथ ऑफ आर्क चाहिए तो हम पूरा दोनों को मिलाएंगे ना। हाँ लेकिन मुझे ये थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा कि इतना फर्क कैसे आ रहा है जब हम पाइथागोरस थ्योरम को लगा रहे हैं, ठीक है, तो 14 पॉइंट समथिंग आ रहा है। क्योंकि 31 में से माइनस कर रहे हैं, 2 into pi into r 10, that is 31.4। पड़ेगा, ठीक है, आई हैव टू चेक।
आंसर तो आ जाएगा, लेकिन इन दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन जो रहा है पाइथागोरस में और इसमें, तो कहां पे क्या चीज आ रही है इसको देखते हैं। मैं इसको देखता हूं पर्सनली कि क्यों फर्क आ रहा है। ओके, चलो फिर कल जो है वही मॉर्निंग में और सैंपल पेपर को लेंगे कल और परसों। ओके